दोस्तों नमस्कार। जिस दौर में समूचा विपक्ष मोदी सत्ता के सामने नतमस्तक हो, उस वक्त नीतीश कुमार ने मोदी सत्ता को झटका दे दिया। विपक्ष की खामोशी, विपक्ष के भीतर खौफ और विपक्ष की शून्यता, क्या वाकई नीतीश कुमार अब भर पाएंगे? एक हाथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और दूसरे हाथ समर्थन पत्र भी सौंप दिया। एक तरफ बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया और दूसरी तरफ महागठबंधन के सत्ता में आने का ऐलान कर दिया। राजनीतिक तौर पर बीजेपी की यह बहुत बड़ी हार है। राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता 2024 के लिए जो बिसात बिछा रही है, उसमें विपक्ष की हैसियत कहीं टिकती नहीं है। राजनीतिक तौर पर राज्य दर राज्य देखते चले जाइए, समूचा विपक्ष आपको नतमस्तक नजर आएगा। किसी को ईडी का खौफ है, किसी को इस बात का खौफ है कि पता नहीं उसका विधायक कल कितने में बिक जाए। उसे यह भी नहीं पता है कि अगर वह जनता के वोट से जीत कर भी आया है तो भी उसकी सत्ता 5 साल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या दिल्ली में बैठे आका इस दौर में कोई खेल कर देंगे। राजनीतिक तौर पर ऐसी खामोशी के बीच सत्ता पाने की, सत्ता के जरिए ऐसी हलचल इससे पहले इस देश ने कभी नहीं देखी। और विपक्ष के तौर पर संसद के भीतर ऐसी स्थिति आ जाए कि विपक्ष का कोई नेता ही नहीं हो, यानी संवैधानिक संकट इस स्तर पर कि जो संवैधानिक पदों पर जिन्हें नियुक्त होना है उसमें विपक्ष के नेता की भी मौजूदगी होती है। चाहे इस देश के चीफ जस्टिस को लेकर ही नियुक्ति का सवाल क्यों ना हो, चाहे सीवीसी को लेकर नियुक्ति का सवाल क्यों ना हो, चाहे सीएजी की नियुक्ति को लेकर सवाल क्यों ना हो, लेकिन विपक्ष गायब है। तो क्या मौजूदा वक्त में बिहार में एक ऐसी परिस्थिति ने जन्म ले लिया है जो 2024 की दिशा में एक विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा कर पाएगी? या फिर विपक्ष के भीतर की खामोशी को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है? क्योंकि राज्यपाल के साथ जब आप वो बैठे तो एक लिफाफा उन्होंने तुरंत थमाया, यह कहकर कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि जिनके समर्थन से मेरी सरकार चल रही थी अब मैं उनके साथ सरकार नहीं चलाऊंगा। राज्यपाल ने तुरंत उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। चंद मिनटों की बातचीत और उस चंद मिनटों के बाद दूसरा लिफाफा निकालकर राज्यपाल के हाथ में नीतीश कुमार ने यह कहकर दिया, यह है समर्थन का दावा, मैं दोबारा सरकार बनाना चाहता हूं और मेरे पास 160 विधायक हैं। 115 विधायक, जिसमें आरजेडी, जिसमें कांग्रेस और जिसमें लेफ्ट है, उनकी संख्या 115 और 45 मेरे अपने विधायक। कुल मिलाकर देखिए तो इस वक्त 160 विधायक मेरे साथ हैं। 244 के विधानसभा के भीतर में 122 सदस्य होने चाहिए और मेरे पास 160 का समर्थन है। मैं अपने समर्थन का दावा ठोक रहा हूं और चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोबारा सरकार बन जाए, राज्य में कोई अनिश्चितता की स्थिति ना हो, और हम चाहते हैं कि यह सब कुछ कल ही हो जाए। सावन का महीना है, हमने आपसे कल ही जिक्र किया था, जो होगा सावन के महीने में होगा। भादों का इंतजार नीतीश कुमार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई नीतीश का अपना इतिहास पर बिहार की राजनीति को करवट दिला देगा? या फिर महागठबंधन के सत्ता में आने का मतलब क्या विपक्ष के भीतर कोई लौ चमक रही है जो राजनीतिक तौर पर 2024 की एक ऐसी बिसात दिल्ली की राजनीतिक सत्ता जब समूचे देश में बिछा रही है, जिसमें ईडी का खौफ इतना ज्यादा है और उस खौफ पर मोहर सुप्रीम कोर्ट की लग चुकी है कि वह गिरफ्तार किसी को भी कर सकती है, और गिरफ्तारी में जमानत के लिए खुद जो गिरफ्तार हुआ है उसे साबित करना पड़ता है कि वह दरअसल दोषी नहीं है, आरोपी नहीं है, वह तो एक बेहतर इंसान है। कल्पना के परे यह ताकत ईडी के पास आ चुकी है। ईडी इस दौर में फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ब्लैक मनी के साथ जुड़ा हुआ है, और इस देश के भीतर का सच यह है कि 2014 से कहीं ज्यादा ब्लैक मनी दुनिया के बाजार में भारत की फैल चुकी है। इस दौर का सच यह है कि स्विस बैंक तक में जितनी पूंजी 2014 से पहले थी उससे ज्यादा मौजूदा वक्त में है। यानी ध्यान दीजिए, जिन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जिस करप्ट एस्पेक्ट पे
मौजूदा मोदी सत्ता नकेल कसना चाहती है, उसका पैमाना इस दौर में बढ़ता चला गया, लेकिन नकेल कसी गई राजनीतिक तौर पर विपक्ष के नेताओं पर। और शायद विपक्ष की ऐसी शून्यता इससे पहले कभी नहीं थी। कभी नहीं से मतलब यह है कि विपक्ष का कोई नेता तो खड़ा हो पाने की स्थिति में इससे पहले भी आता रहा, और संसद के भीतर भी विपक्ष के नेता के तौर पर कोई ना कोई हमेशा से मौजूद रहा, चाहे वो राजीव गांधी का दौर हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर हो, जहां बहुमत की ताकत के साथ दोनों सत्ता में थे। तब भी विपक्ष के नेता के तौर पर वहां पर विपक्ष की मौजूदगी थी। मौजूदा वक्त में कहीं कुछ नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार का सिर्फ सत्ता को लेकर पलटना भर बिहार की राजनीति में महागठबंधन की सत्ता में वापसी भर के संकेत नहीं है? ये संकेत कहीं एक बड़े कैनवास की दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं, जिस पर अभी तक किसी ने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन क्या इस देश के भीतर की ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पर लोगों की खामोशी 2024 में टूट सकती है? और नीतीश कुमार अपना आखिरी दांव इसीलिए चल पड़ने निकले क्योंकि 2024 उन्हें एक ऐसे स्याह तारीख के तौर पर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लिखा जा सकता है, जिसमें कुछ बदला जा सकता है। क्योंकि ध्यान दीजिए, कांग्रेस की भी सांसें फूली हुई हैं। कल सोनिया गांधी ना गिरफ्तार हो जाए, राहुल गांधी गिरफ्तार ना हो जाए, उसके बाद कांग्रेस क्या करेगी जो सिर्फ गांधी परिवार पर टिकी हुई है। ममता बनर्जी की सांसें भी फूली हुई हैं, अभिषेक बनर्जी भी कल गिरफ्तार ना हो जाए। शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल यानी एनसीपी की सांसें भी फूली हुई हैं कि पता नहीं कल कौन गिरफ्तार हो जाए, पार्टी उसके बाद कैसे किस रूप में चलेगी। और यह हर किसी को पता है कि पार्टियों को चलाने के लिए एक बड़ी पूंजी चाहिए और उसके साथ एक विचारधारा चाहिए, और विचारधारा के साथ जनता का वह साथ चाहिए जिसमें विचारधारा के साथ जनता खुद को देखने की परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाए। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, जितने वोट मोदी सत्ता को मिले उससे ज्यादा वोट नहीं मिले, यह भी एक सच है। 30% वोट अगर बीजेपी के साथ थे तो 70% दूसरी तरफ थे, 40-45% एक तरफ थे तो दूसरी तरफ 55% खड़े थे। क्या वो पूरा वोट एकजुट हो सकता है? और क्या बिहार की राजनीति यह संकेत दे सकती है? ये वही बिहार है जहां से जेपी ने कांग्रेस से निकलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल फूंका था। तो वह सारे लोग जो मौजूदा वक्त में सत्ता और विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब एक साथ इंदिरा के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन वह उम्र पुरानी हो चली है। मौजूदा वक्त में अघोषित आपातकाल की परिस्थितियों का जिक्र दिल्ली में राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी जरूर करे, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही रहा कि 2024 में कौन सा नेता किस रूप में खड़ा होगा। यहीं से वह परिस्थिति निकलती है कि महागठबंधन की सत्ता यानी आरजेडी, नीतीश कुमार यानी जेडीयू के साथ मिलकर जब राजनीतिक तौर पर बिहार को शुरुआत करेंगे तो यह सवाल नहीं है कि वो डबल इंजन है या सिंगल इंजन है, क्योंकि डबल इंजन का लाभ भी पटना या बिहार को नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो नहीं पाई, नीतीश चाहते रहे। इन सब के बीच जो जो मांगे वो करते रहे, वो पूरी नहीं हो पाई। यानी बीजेपी की अपनी बिसात, नीतीश की अपनी राजनीति, जातीय समीकरणों के आसरे भी और परसेप्शन के सहारे भी। नीतीश के अगर राजनीतिक परिस्थिति को थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश कीजिए तो नीतीश आरजेडी के साथ चुनाव लड़ें या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ें, उनका एक वोट बैंक निश्चित है। क्योंकि जब आप आंकड़ों पर देखना शुरू करते हैं कि बिहार की आंकड़े क्या कहते हैं, तो जरा ऐसे समझिए, बीजेपी 53 सीट जीती थी 2015 में, 74 सीट जीत गई 2020 में। जेडीयू 71 सीट जीती थी 2015 में, 43 सीट पर आ गई 2020 में। आरजेडी 80 सीट जीती थी 2015 में, 79 सीट तक पहुंच गई 2020 में, अकेले चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी जब अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका वोट परसेंटेज लगभग 24-25% होता है। जेडीयू के साथ मिलकर लड़ती है, सत्ता में तो आ जाती है, सीट भी बढ़ती है और वहां पर उसका वोट परसेंट तक 19.5% होता है। यहीं पर आइए आरजेडी
जब जेडीयू के साथ मिलकर लड़ती है और जेडीयू के बगैर लड़ती है, परसेंटेज ऑफ वोट ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन सीटें इधर उधर नहीं होती है। राजनीतिक तौर पर तीनों पार्टियां अगर अलग अलग लड़े, तीनों सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि बिहार के समीकरण इस बात की इजाजत देते ही नहीं है। तो अगला सवाल सबसे बड़ा क्या है? किसी को किसी के साथ मिलकर ही लड़ना है और जो अकेले रहेगा वह सत्ता में नहीं आ सकता है, सीधा संदेश है। तो क्या बीजेपी अब बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती है? अगर गठबंधन के आश्रय देखें, कोई भी जवाब देगा बिल्कुल, वो सत्ता में नहीं आ सकती है। यानी एक तरफ से सुरक्षित जमीन को तैयार करना और दूसरी तरफ अपनी उग्र जमीन को बनाने की दिशा में नीतीश कुमार का विपक्ष के आश्रय बढ़ना। क्योंकि अगर आरजेडी साथ खड़ी है, कांग्रेस साथ खड़ी है, लेफ्ट साथ खड़ा है, बिहार के भीतर में लेफ्ट का मतलब सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल भी है, जिसके पास कहीं ज्यादा सीट सीपीआई और सीपीएम से है, लेकिन कुल मिलाकर 16-17 सीट इनके पास है। लेकिन सवाल इन तीन पार्टियों का नहीं है, इन तीन पार्टियों से आगे निकलना होगा राज्य दर राज्य। उत्तर प्रदेश के भीतर में जब तक मायावती थी तब तक अपने तौर पर बीजेपी भी सत्ता में नहीं आ पाती। एक तरफ मायावती, दूसरी तरफ अखिलेश या मुलायम सिंह यादव और बीजेपी खड़ी थी। लेकिन मायावती को बहुत होशियारी के साथ बीजेपी ने खत्म किया, मोदी सत्ता ने खत्म किया। टकराव सीधा हुआ, बीजेपी सत्ता में आ गई। ठीक इसी तर्ज पे नीतीश कुमार को अगर खत्म बीजेपी कर देती तो फिर इसके बाद उसकी राजनीतिक सत्ता में आने की परिस्थितियां कहीं बलवती हो जाती, कहीं तेज हो जाती। यहीं से असल सवाल शुरू होता है, क्या नीतीश कुमार इस बात को समझ गए और इस बात की आहट उन्हें कब लगी? हमें लगता है कि कई मौकों पर सब जगह लगी होगी, लेकिन 31 जुलाई को जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में कार्यालयों का उद्घाटन करने पहुंचे थे, रोड शो करने पहुंचे थे, रोड शो का विरोध तो हुआ था, इसे नीतीश कुमार ने भी देखा, लेकिन भाषण के उस अंश को समझिए, वह अंश जो संकेत देता है कि बीजेपी की अपनी विचारधारा है और बीजेपी किसी भी छत्रप या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक तौर पर खड़ा होने नहीं देगी। शायद उसी वक्त नीतीश कुमार समझ गए और उसके बाद की परिस्थिति में देखिए तो सिर्फ 9 दिनों के भीतर तेजी से घटनाक्रम बदलना शुरू होता है। लेकिन 31 जुलाई को जेपी नड्डा ने कहा क्या था? जेपी नड्डा का भाषण 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में वो विचारधारा का जिक्र करते हैं, दूसरे हिस्से में वो पॉलिटिकल पार्टी को पूरे तरीके से जो विपक्ष में खड़े हैं उसको नेस्ता नाबूद करने की दिशा में भाषण देते हैं। पहले हिस्से में कहते हैं भाजपा एक विचारधारा से प्रेरित है, हम एक विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं, हम एक कैडर आधारित पार्टी हैं और कार्यालयों की एक बड़ी भूमिका है। भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए एक बिजली घर है, एक ऐसी जगह जहां से करोड़ों कार्यकर्ता पैदा होंगे। बीजेपी हर जिले में अपना हेडक्वार्टर बना रही है। 22 जगहों पर नया दफ्तर बन चुका है, 7 जगहों पर बन रहा है, बाकी जगहों पर पहले उद्घाटन हो चुका था। कुल 38 जिले हैं, यानी 38 हेडक्वार्टर बीजेपी के अलग अलग जिलों में नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या इसका एहसास बीजेपी को कतई नहीं है कि बिहार अपने आप में देश का सबसे गरीब राज्य, उसमें जिले दर जिले देखिएगा, चाहे वो सिवान का इलाका हो, चाहे छपरा का इलाका हो, मुजफ्फरपुर का इलाका हो, चंपारण का इलाका हो, समस्तीपुर और दरभंगा का इलाका हो, कहीं घूम लीजिए, गरीबी मुफलिसी बिहार की रग रग में बसी हुई है। वहां पर बिजली घर सरीखा बीजेपी का दफ्तर बनाने का मतलब था कि आप यानी जनता आकर्षित हो बीजेपी को लेकर, विकास दफ्तर को ही माने और जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा उसको लाभालाभ मिलते चला जाएगा। यह एक संकेत है। बिहार के लोगों के भीतर के गुस्से को शायद दिल्ली की सत्ता समझती नहीं है। दिल्ली की सत्ता को इस बात का एहसास नहीं है कि दिल्ली में 5 सितारा बीजेपी हेडक्वार्टर बनाने की हैसियत अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी में भी थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। वह उस सरकारी हेडक्वार्टर की दी हुई जमीन पर
खड़ा था, जहां पर जनता से सरोकार रहे और जनता की आवाजाही लगातार पार्टी के बीच रहे। लेकिन इस दौर में बीजेपी ने खुद को इस रूप में खड़ा कर लिया जहां पर पैसा आपके पास है, ताकत आपके पास है, संवैधानिक संस्थान आपके लिए काम कर रहे हैं, मीडिया बुगुल की तरह लगातार चिल्ला रहा है लाउड स्पीकर की तरह कि जो सत्ता सरकार कह रही है वो सब कुछ सही है, तो फिर और क्या चाहिए, सामने वाला खड़ा कैसे होगा। और जेपी नड्डा के भाषण का दूसरा हिस्सा इसी का संकेत था, जिससे नीतीश कुमार समझ गए कि आने वाले वक्त में जेडीयू दफन हो जाएगी, इसको बचाना होगा, राजनीतिक तौर पर चुनौती देनी होगी। पानी को देखते हुए खड़े होने से नदी पार होती नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था। शायद नीतीश कुमार समझ गए। भाषण का वो दूसरा हिस्सा सुनिए। मैं बार बार कहता हूं कि देखो, अगर ये विचारधारा नहीं होती, यानी बीजेपी की विचारधारा नहीं होती, तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। एक अन्य पार्टियां यानी अन्य राजनीतिक दल, सब लोग जो हैं वह मिट गए। अन्य राजनीतिक दलों के बारे में कह रहे, वो मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वह हो जाएंगे। रहेगी तो केवल भाजपा ही रहेगी। भाजपा के विरोध में लड़ने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी बची नहीं है। हमारी लड़ाई असल में परिवारवाद और वंशवाद से है, इस बात का जिक्र करते हुए वह भाषण खत्म करते हैं। यानी कल्पना कीजिए, जिस लाइन का उन्होंने जिक्र किया, सब मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए हो जाएंगे। अहंकार की पराकाष्ठा बीजेपी के नेताओं में इस दौर में भर गई, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, ध्यान दीजिए काम करने का तरीका, विपक्ष को कहीं खड़े होने देना नहीं है। और राहुल गांधी की यह बेबसी 5 तारीख को जब महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में झलक कर आई। उन्होंने कहा, आप इस देश में हर उसके पीछे ईडी लगा देते हैं जो हमें पॉलिटिकल तौर पे मदद नहीं बल्कि हमें फंडिंग के तौर पर भी मदद करता है, तो कौन कैसे लड़ेगा। और कहते कहते वह कह गए कि दरअसल हिटलर भी चुनाव जीतता था। तो क्या मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता में लोकतंत्र की लकीर गायब हो गई? और शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने एक एक कदम बहुत ही सलीके से उठाना सीखा। वो समझ गए कि कैसे बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। और इसमें जरा ध्यान दीजिए, सवाल सिर्फ आरसीपी सिंह का नहीं है। एक एक हिसाब से देखिए, जो बीजेपी के करीब गया, और बीजेपी की राजनीति मौजूदा वक्त में जो चलती है वो बहुत साफ है। जो ताकतवर है उसके भीतर अपने जासूसों को लगाओ, या उनमें से ही किसी को अपना जासूस बना लो, और उसके जरिए सारे इंफॉर्मेशन को लो, और उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी को ध्वस्त करने के रास्ते में महाराष्ट्र के एक शिंदे शरीके व्यक्ति को जन्म दो। और उसके बाद आपके पास पूंजी है, आपके पास राजनीतिक ताकत है, संवैधानिक ताकत हो, तो विपक्ष को क्रश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल यह बिल्कुल नहीं है कि राजनीतिक तौर पर ऐसी हरकतें पहले होती थी या नहीं होती थी, लेकिन संस्थान इस तरीके से करप्ट नहीं थे जो मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता की विचारधारा को पनाह देते हुए करप्ट हो गए। लेकिन यह सब कुछ हो रहा है। तो बिहार का परिवर्तन सिर्फ इस दिशा से देखा नहीं जा सकता है कि बीजेपी का पत्ता साफ, महागठबंधन की वापसी, यानी बीजेपी के नेता हट गए और आरजेडी के नेता कल बन जाएंगे। इसको एक बड़े कैनवास में जब लेकर आइएगा तो समझिए, आरसीपी सिंह को यह कहकर हटाया कि आप करप्ट हैं, उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। समझ गए अब यहां से बोरिया बिस्तर बंद हो गया, क्योंकि वह भी पुराने वक्त के नौकरशाह रहे थे। नीतीश कुमार राजनीति में लेकर आए, और जब राज्यसभा के जरिए दिल्ली भेजा गया तो वह मोदी के नजदीक हो गए, क्योंकि नौकरशाहों की नब्ज को मोदी बेहतर तरीके से पहचानते हैं। लेकिन इस बात की पहचान आरसीपी सिंह को नहीं थी कि बिहार लौटेंगे तो उनकी अपनी राजनीतिक जमीन नहीं है, और जो पूंजी और ईडी का आसरा उनके साथ चल रहा है वह शायद वहां के विधायकों को तोड़ ना पाए। इस प्रक्रिया के भीतर में सिर्फ आरसीपी सिंह नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजय आलोक प्रवक्ता, उनको हटाया गया, लगा वो करीब पहुंच गए हैं बीजेपी के। अनिल कुमार प्रदेश के महासचिव, उनको हटाया गया। विपिन कुमार यादव, उनको हटाया गया। भंग समाज के जो सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे जितेंद्र नीरज, उनको हटाया गया। सिलसिलेवार तरीके से चीजों को समझा गया और उनको हटाया गया।
यानी क्या बिहार की राजनीति इस देश की राजनीति को प्रभावित अब कर सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, नीतीश कुमार क्या विपक्ष की अगुवाई करते हुए 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का उबाल है वह क्या वाकई नरेंद्र मोदी को पराजित करने के लिए विपक्ष के इस घटाटोप अंधेरे के बीच भी जो जमघट जमा हो रहा है, जिसमें हर किसी पर अलग अलग आरोप लगाने की प्रक्रिया लगातार गूंजी है, वो आरोपित हो भी सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या जनता खड़ी हो जाएगी? इन तीन सवालों के जवाब में ही बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिवर्तन की परिस्थितियां टिकी हुई हैं। ध्यान दीजिए, अगर अलग अलग राज्यों की स्थिति में देखिए, सिर्फ 6 राज्य, इस 6 राज्य की परिस्थिति इस देश में कायाकल्प कर सकती है, और सभी गरीब राज्य हैं, सभी पिछड़े राज्य हैं, जहां गरीबी मुफलिसी लोगों को आखिरी पायदान पर खड़ा किए हुए है, जहां पर सबसे ज्यादा भूख की तमीज भी है और सरकार ने 5 किलो अनाज बांटकर उनको अपने अनुकूल भी कर लिया है। यह भी सच है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन 6 राज्यों में अगर आप वोट बैंक को तलाशना शुरू कीजिएगा और यहां की परिस्थितियों में बीजेपी की चकाचौंध को ढूंढना न शुरू कीजिएगा तो नहीं मिलेंगे। लेकिन विपक्ष के अपने अंतर्विरोध और कंट्राडिक्शंस लगातार बीजेपी के हक की लकीर खींचते रहे। एकजुटता का सवाल इनके भीतर उभर नहीं पाया। हर किसी को यह लगता रहा कि वही नेता है, उसी में वो काबिलियत है, क्योंकि इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। इस सवाल का जवाब मौजूदा वक्त की राजनीतिक अवस्था ने दे दिया, जब ईडी का संकट हर दरवाजे पर मंडराने लगा। खौफ था, डर था, भय था, संवैधानिक संस्थानों का डंडा था, जांच एजेंसियों का रुतबा था, और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की वह मोहर थी जिसमें किसी की भी गिरफ्तारी हो तो वह कह नहीं सकता है कि यह गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई है। इस रास्ते को शायद विपक्ष समझ ले। शायद नीतीश कुमार जिस रास्ते निकले हैं वो रास्ता बिहार में सत्ता परिवर्तन भर का नहीं है, वो सीधी चोट मोदी सत्ता को लेकर खड़ी हुई है। और मोदी सत्ता का मौजूदा वक्त में मतलब बीजेपी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस की पूरी विचारधारा, गवर्नेंस के वो सारे तौर तरीके, कॉरपोरेट की वो पूरी की पूरी पूंजी, और इन सब के बीच चुनौती देने वाला कोई नहीं। तो क्या चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार खड़े हो चले हैं? कोई कहेगा उठो पार्थ, गांडीव संभालो। इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।